हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर है कोर्डेटा। और इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे आप उस प्लेलिस्ट तक पहुँच जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हर्डमानिया के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हर्डमानिया से रिलेटेड और भी मैं कई सारे टॉपिक्स अपलोड कर चुका हूं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था हर्डमानिया के एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया इसकी बॉडी की आउटर कवरिंग यानी कि टेस्ट और ट्यूनिंग के बारे में। फिर उसके बाद हमने कवर किया इसके डाइजेस्टिव सिस्टम और इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एंड फाइनली हमने कवर किया था ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ हर्डमानिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आप टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। फिर उसके बाद आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर बायो बुक टैग। बायो बुक टैग सर्च करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा, एक चैनल आ जाएगा आपके सामने जिसका लोगो इसी यूट्यूब चैनल के लोगो से सिमिलरिटी शो करेगा। तो दोस्तों, वहाँ पर जाकर जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक ज्वाइन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, उस ज्वाइन बटन पर आप क्लिक कर देना, इससे आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ से आप कोई भी नोट्स, जो भी मैं नोट्स या पीडीएफ फाइल वहाँ पर अपलोड करता हूँ वो सब आप तक पहुँच जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो नोट्स या पीडीएफ फाइल को रिसीव करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा। दोस्तों, अभी हम कोर्डेटा को ख़त्म करने वाले हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं। कोर्डेटा को ख़त्म करने के बाद हम जूलॉजी सेकंड स्टार्ट करेंगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद साथ साथ हम फिजियोलॉजी को भी कवर करेंगे। जूलॉजी का जो थर्ड सेमेस्टर है फिजियोलॉजी, क्योंकि अभी प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी दोनों ही बीएससी सेकेंड ईयर में हमें कवर करना है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। आज के इस वीडियो के अंदर हम हर्डमानिया के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे और साथ में नोट्स भी बनाएंगे। दोस्तों, हर्डमानिया की रिप्रोडक्टिव सिस्टम एग्जाम पेपर में हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, डिस्क्राइब द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ हर्डमानिया या डिस्क्राइब द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया या सी स्क्वाड्स। और दोस्तों, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप कितना एक्सप्लेन करना है आपको, इस वीडियो के अंदर मैं पूरा कंप्लीट नोट्स बनाने वाला हूँ। ठीक है, और साथ साथ आपको नोट भी बनाते रहना है, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर मैं टेलीग्राम एप्लीकेशन पर इसके जो है फोटोज सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हर्डमानिया का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो किस तरह का होता है। एक चीज़ नोट कर लेना कि हर्डमानिया में कॉपुलेशन के लिए कोई डेफिनेट सेक्स ऑर्गन्स, कोई निश्चित सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते और इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के नाम पर गोनैड्स पाए जाते हैं। और इन्हीं गोनैड्स की स्ट्रक्चर को, इनकी पोजीशन को हमें अच्छे से स्टडी करना है। और फिर उसके बाद हम इन गोनैड्स की स्ट्रक्चर को स्टडी करने के बाद इसमें देखेंगे गैमेट्स किस तरह से बनते हैं। और फिर उसके बाद हम देखेंगे इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एक्सटर्नल होता है या इंटरनल होता है। और फिर उसके बाद इसमें लार्वा बनता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर लार्वा बनेगा। लार्वा इनमें टेडपोल लार्वा बनता है। तो उस टेडपोल लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होता है। ठीक है, किस तरह का मॉर्फोसिस होगा, यानी कि जो कायांतरण होगा वो किस तरह का होता है, वो होता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अब रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के कुछ स्टेजेस आते हैं जिसे हमें एक्सप्लेन करना होता है, तब जाकर आपका ये पूरा कंप्लीट, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। दोस्तों, हर्डमानिया के कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है हर्डमानिया के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड। जैसे कि हर्डमानिया का जो गोनैड्स हैं इसके डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है, या इसके गोनैड्स की स्ट्रक्चर आपसे 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में। और कई बार ये पूछा गया है हर्डमानिया के जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो किस तरह से होता है, उसकी स्टेजेस क्या है, या हर्डमानिया का जो टेडपोल लार्वा है उससे रिलेटेड भी 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन दोनों तरह से क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं एग्जाम पेपर में, इसलिए आपको अच्छे से नोट करना है। तो हेडिंग डाल लीजिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। हर्डमानिया इज हर्मोफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट होता है, दैट मीन्स एक चीज़ आप अच्छी तरह से समझ जाएं, ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं इसको वैसे तो मैंने फर्स्ट ईयर में ही बता दिया था, कई सारे लेक्चर्स में हम कवर कर चुके हैं। तो लेकिन यहाँ पर फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, हर्डमानिया इज हर्मेफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल। दैट मीन्स दोस्तों, जनरली क्या होता है, जैसे एक मेल बॉडी है तो उसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है, एक फीमेल बॉडी है, किसी फीमेल एनिमल की फीमेल बॉडी है तो यानी कि उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होगा। लेकिन कोई ऐसा एनिमल जिसमें ये दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हो, यानी कि मेल और फीमेल दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। बाई मीन्स 2, अगर आप इस वर्ड को स्प्लिट करें तो 2 वर्ड्स निकल कर आएंगे, बाई मीन्स 2 और सेक्स मीन्स 2 तरह के सेक्स, दोनों सेक्स उसमें प्रेजेंट है, मेल और फीमेल दोनों। इसी को हम हर्मेफ्रोडाइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बट गाइस
प्रोटोगाइनस मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कई सारे लेक्चर्स में। ये प्रोटोगाइनस की जो कंडीशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लेना भी बहुत ज़रूरी है। प्रोटो मीन्स होता है दोस्तों, अगर आप इस वर्ड को भी स्प्लिट करें तो आपको मिलेगा प्रोटो यानी प्रिमिटिव यानी फर्स्ट, और गाइनस मीन्स ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड। यानी कि दोस्तों प्रोटोगाइनस का अगर मैं सीधा सा मतलब बताऊं, हर्डमानिया की बॉडी के अंदर जो ओवरी होती है, ठीक है, इसमें दोनों तरह के, एक चीज़ तो हमें पता चल गई है कि इसमें दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो फीमेल सेक्स ऑर्गन जो ओवरी है या ओव्यूल है, वो मेल सेक्स ऑर्गन्स यानी कि स्पर्म से पहले ही मैच्योर हो जाती है, या फिर आप कहें पहले ही डेवलप हो जाती है। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर हमारे माइंड में जरूर क्वेश्चन उठेगा कि अगर फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स है वो पहले ही मैच्योर हो रहा है और मेल सेक्स ऑर्गन्स बाद में मैच्योर हो रहा है, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो तभी होता है जब दोनों के दोनों साथ मैच्योर हो। तो दोस्तों यहीं पर हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। दैट मीन्स कि एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर जो गैमेट्स हैं, मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं या जो स्पर्म्स या ओवरी हैं, ये दोनों वाटर के अंदर यानी कि बाहर पानी के अंदर, क्योंकि अब कहाँ पर रहते हैं, किस वाटर के अंदर? सी वाटर के अंदर, समुद्र के किनारे जो छिछले पानी होते हैं किनारे पर, उसमें रहते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर ये पानी में रहेंगे किनारे पर, समुद्र के किनारे पर, तो उसी में ही अपना जो गैमेट्स होता है उसको रिलीज कर देंगे। तो यहाँ पर जो गैमेट्स का जो फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म और ओवा कहाँ पर मिलेंगे? वाटर के अंदर। यानी कि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो बाहर वाटर से, आउटसाइड द बॉडी, वाटर के अंदर, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो होता है जिसमें स्पर्म जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करके, यानी कि इनसाइड द बॉडी, यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो इनसाइड द बॉडी हुआ, तो इसको कहेंगे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो हर्डमानिया के केस में एक्सटर्नल होता है, क्योंकि बाहर दोनों के दोनों गैमेट्स रिलीज कर दिए जाते हैं। आते हैं दोबारा, नाउ कम टू द पॉइंट, प्रोटोगाइनस। अभी ये कवर नहीं हुआ पूरी तरीके से। हमें इतना तो पता चल गया, प्रोटोगाइनस का मतलब होता है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पहले मैच्योर हो रहा है। दोस्तों इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन अब्सेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है वो पहले डेवलप हो रही है, यानी कि किसी दूसरे एनिमल का जो स्पर्म होगा वो किसी दूसरे एनिमल की जो ओवरी होगी उसको फर्टिलाइज करेगा। कहाँ पर? वाटर के अंदर, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या हमें एक यहाँ पर हमारे माइंड में क्या क्लियर हुआ है कि प्रोटोगाइनस से हमें ये चीज़ निकल कर आ रही है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं पाया जाता, इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन आता है। यानी कि भले ही ऐसा है कि इसके अंदर एक ही एनिमल के बॉडी के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को फर्टिलाइज नहीं करेंगे, इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन अब्सेंट होता है, ठीक है। दूसरा जो एनिमल होगा उसका स्पर्म आकर के किसी दूसरे ओवरी को यहाँ पर फर्टिलाइज करेगा। कहाँ पर? वाटर के अंदर। तो इतनी बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं गोनेट्स। अब हम बात करते हैं दोस्तों इन गोनेट्स के बारे में। अभी स्ट्रक्चर को अलग से डिस्कस करेंगे, पहले इस गोनेट्स की कुछ जो बेसिक बातें हैं या उसकी जो पोजीशन है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि इससे पहले जो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं उसमें मैं कई बार दिखा चुका हूं कि दोस्तों यहाँ पर ये गोनेट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर्स में कवर किए हैं तो आप ईजिली समझ जाएंगे। देयर आर 2 लार्ज गोनेट्स, इसके अंदर जो है 2 लार्ज गोनेट्स इम्बेडेड यानी कि धसे रहते हैं। कहाँ पर? मेंटल एंड बल्जिंग इनटू द पेरीफेरेंजियल और एट्रियल कैविटी। द राइट गोनाड इज सिचुएटेड, सबसे पहले जिसमें जो दोनों गोनाड्स होते हैं और उसे हम कैसे डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट्स में, एक लेफ्ट गोनाड, एक राइट गोनाड, ठीक है। लेफ्ट गोनाड डेफिनेटली सिंपल सी बात है कि वो लेफ्ट साइड में होगा और राइट गोनाड राइट साइड में होगा, तो साइड के बेस पर। उसके बाद द राइट गोनाड इज सिचुएटेड जस्ट पैरेलल एंड डोर्सल टू पेरिकार्डियम, वाइल द लेफ्ट गोनाड जो है वो कहाँ पर लाइज कर दिया है? इंटेस्टाइनल लूप में, जो कि हम ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मैंने जो डायग्राम बनाया था वो वहाँ पर भी मैंने इसको दिखा दिया था। अब हम देखते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ गोनाड्स, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रक्चर को आप नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है और आई होप आप समझ जाएंगे इस डायग्राम को देखकर। दोस्तों अगर मैं इस थ्योरी को ना देखकर सबसे पहले अगर हम डायग्राम को देखें तो बड़ा ही सिंपल है। इसका जो आप देख रहे हैं गोनाड की स्ट्रक्चर, सबसे पहले नोट करेंगे गोनाड ऑफ हर्डमानिया, और इसी का डायग्राम बनाते वक्त आपको एग्जाम पेपर में एक चीज़ जरूर ध्यान रखना होगा, वो है यहाँ पर आप जो देख रहे हैं दोस्तों,
ये इसी के अंदर मैंने कहा कि ये हर्माफ्रोडाइट होता है, यानी कि ओवी टेस्टिस के नाम से भी जानते हैं। ओवी टेस्टिस यानी कि इसमें ओवरी और टेस्टिस दोनों प्रेजेंट है, यानी कि इसी के अंदर ये जो लोब्यूल के लाइक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, इसी के अंदर टेस्टिकुलर जोन भी होता है, जिसमें टेस्टिस में जो होते हैं स्पर्मेटोसाइट्स या स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म बनता है। इसी में ही ओवेरियन जोन भी होता है। तो एक ही लोब्यूल में दोनों प्रेजेंट है, इसीलिए हर लोब्यूल, हर गोनाड जो होता है वो हर्माफ्रोडाइट ग्लैंड की तरफ वर्क करता है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है, ये जो अपर्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है वो ओविडक्टल अपर्चर है। ठीक है, यहाँ से यानी कि वहाँ से ओव्यूल्स बाहर निकलेंगे और फिर उसके बाद जो एट्रियल कैविटी होती है उससे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, बाहर निकलने के बाद वाटर के अंदर रिलीज हो जाएंगे और फिर वहाँ से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम देखें जो स्पर्म है वो कहाँ से निकलता है, तो इसी के अंदर। ठीक है, ये तो है ओविडक्टल अपर्चर, और इसी के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर में जो इसके अंदर है, इसी को हम बोलेंगे स्पर्मेडक्टल अपर्चर। ठीक है, और इससे जो है स्पर्म रिलीज हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये दोनों स्पर्म बनते कहाँ हैं। जैसे हम एक स्ट्रक्चर को इस गोनाड्स की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं दोस्तों। ये जो बाहर जो आउटर जो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, जो आउटर रीजन है, इसको हम कहेंगे टेस्टिकुलर रीजन। यानी कि यहाँ पर दोस्तों स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स या स्पर्मेटोजोआ जो कि स्पर्म्स को बनाते हैं, जो कि स्पर्म की स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनको बनाने वाली जो सेल्स होती हैं या एपिथेलियम जो होता है वो यहाँ पर होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है उसे हम कहेंगे ओवेरियन जोन। वहाँ से जो है ओव्यूल बनता है, और ये जो है इसी के थ्रू, देखो ये ओवेरियन जोन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ से इस ब्लू वाले से अंदर की तरफ ये जो है बाहर निकल जाएगा। और ये जो टेस्टिकुलर जोन दिखाई दे रहा है ये इस डक्ट से बाहर निकलेगा। इस डक्ट को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, जिस डक्ट से यहाँ पर स्पर्म निकल रहा है उसको हम स्पर्म डक्ट बोलेंगे। और जिस डक्ट से ये जो आपको जिस नली से या जिस डक्ट से आपको निकल रहा है यहाँ पर ओवरी या ओव्यूल निकल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ओविडक्ट। करेक्ट, तो बस हमें इतना समझना है। और यहाँ पर एक चीज़ और नोट करेंगे, और ये कितने पेयर में पाए जा सकते, लगभग ये 10 से 12 जो है 25 तक के जोड़े में पाए जाते हैं। हमेशा पेयर्ड में पाए जाएंगे सभी के सभी, लेकिन एक ऐसा है जो कि पेयर्ड में नहीं पाया जाता, वो सबसे आगे की तरफ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा सा होगा और सबसे आगे की तरफ होता है। सब के सब लोब्यूलेट होते हैं। ठीक है, लोब्यूल्स में डिवाइड होते हैं। तो दोस्तों अब इसकी स्ट्रक्चर को तो हमने देख लिया है। आप यहाँ पर नोट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गोनाड्स, क्योंकि थ्योरी भी लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इच गोनाड्स, इच एडल्ट गोनाड, यानी कि सभी के सभी जो एडल्ट गोनाड है इज़ एन इलोंगेटेड होते हैं, लोब्यूलेट होते हैं एंड हर्माफ्रोडाइट ग्लैंड की तरह वर्क करते हैं। और क्यों, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि इसमें दोनों तरह के जोन्स प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिकुलर जोन एंड ओवेरियन जोन, जिनसे स्पर्म और ओवा दोनों तरह के बनती हैं। तो एक ही ग्लैंड से दोनों बनता है। उसके बाद मेजरिंग, अगर आप इन्हें मेज़र करें, इनकी लेंथ आप देखें या लंबाई चौड़ाई देखें, तो लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है, और 1 से 1 सेंटीमीटर जो है ये चौड़ा होता है, वाइड होता है, एंड 2 से 3 मिलीमीटर ये थिक होता है, यानी कि मोटा होता है। यहाँ पर हम गोनाड्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देयर आर 10 to 25 डिस्टिंक्ट ओवल और राउंडेड लॉब्स। ये जो है कितने राउंडेड यानी कि गोलाकार कितने होते हैं, 10 से लगभग 25 ओव्यूलर और राउंडेड लोब्स इसमें होते हैं। अरेंज्ड इन 2 रोज, ये जो है 2 रोज में अरेंज होंगे, लेफ्ट और राइट और जो है रोज में ये अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, और किसमें, सेंट्रल एक्सिस के, जैसे ये बीच में पूरा सेंट्रल एक्सिस है और ये दोनों रोज में एक उस साइड में एक इस साइड में जो है ये अरेंज रहते हैं। इच लोब इज मेड अप ऑफ लार्जर ब्रिक रेड कॉर्टिकल पेरिफेरल और आउटर टेस्टिकुलर रीजन। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आउटर साइड में है उसको हम बोलेंगे टेस्टिकुलर रीजन, एंड स्मॉलर और पिंकिश, जो पिंकिश कलर का होता है, हालांकि मैंने यहाँ पर थोड़ा रेड बनाया हुआ है, मेड्यूलरी और इनर, ये जो कहलाता है ये ओवेरियन जोन कहलाता है। ठीक है, द टेस्टिकुलर जोन इज मेड अप ऑफ क्लोजली पैकेड स्पर्मेटिक केसी। ठीक है, स्पर्मेटिक सीका और ट्यूब्यूल्स लिनिड बाय द जर्मिनल एपिथेलियम। ये जो है जर्मिनल एपिथेलियम से लाइनिड होता है, एंड फॉर्मिड, ये जो है फॉर्म करता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स एंड स्पर्मेटोजोआ, जो कि आगे चलकर स्पर्म बनाते हैं। ठीक है, तो अभी आप दोस्तों इसको फटाफट आप नोट कीजिए।
फ्रेंड्स, टेस्टिकुलर जोन को डिफाइन करने के बाद अब आपको डिफाइन करना है ओवेरियन जोन के बारे में। दोस्तों, ये जो गोनेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें दो रीजन आपको दिखाई देंगे। ये जो आगे वाला रीजन है इसको हम कहेंगे टेस्टिकुलर रीजन, और इसके जो पीछे वाला जो रीजन है या जोन है उसको हम कहेंगे ओवेरियन जोन। तो अभी हमने टेस्टिकुलर जोन को डिफाइन किया, अब हम जस्ट यहाँ पर डिफाइन करेंगे ओवेरियन जोन के बारे में। ओवेरियन जोन के अंदर ओवा बड़ी रहती हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में रहती हैं। तो नोट करेंगे द ओवेरियन जोन हैज़ ए लोब्यूलेटेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ follicles। नोट करेंगे द ओवेरियन जोन हैज ए लोब्यूलेटेड सरफेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, और इसके अंदर कंटेन रहते हैं कंटेनिंग राउंडेड ओवा इन ए वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इच लोब ऑफ गोनेट्स, गोनेट्स के प्रत्येक लोब में, जो आपको गोनेट्स दिखाई दे रहा है इसके प्रत्येक लोब में ओवोटेस्टिस प्रेजेंट होता है। ओवोटेस्टिस का मतलब इसमें ओवरी प्लस टेस्टिस दोनों प्रेजेंट होते हैं। ओवरी से ओवा बनती हैं, टेस्टिस से स्पर्म बनते हैं, इसीलिए इसको हम हर्मोफ्रोडाइट ग्लैंड के नाम से भी कंसीडर करते हैं। इसको हम हर्मोफ्रोडाइट ग्लैंड भी बोल देते हैं। तो हमने अभी तक डिफाइन किया दोस्तों गोनाड्स को, ठीक है। ये हमारा गोनाड्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम गोनोडक्ट को डिफाइन करेंगे, क्योंकि दोनों को आपको अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। ये आपने गोनाड्स को डिफाइन किया। अब हम ये जो बीच में जो पूरा सेंट्रल में ये जो आपको एक्सिस की तरह दिखाई दे रही है, ये गोनोडक्ट होती है, और ये टू टाइप की होती है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये ओविडक्ट है, और ये जो है स्पर्म डक्टाइल, ये तो अपर्चर हो जाएगा। ये स्पर्म डक्ट है जो बीच में ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रही है। तो गोनोडक्ट आर टू टाइप। नोट करेंगे इच गोनाड हैज़ ए टू गोनोडक्ट। प्रत्येक गोनाड के अंदर दो गोनोडक्ट आपको दिखाई देंगी। नंबर फर्स्ट ओविडक्ट एंड नंबर सेकंड स्पर्मेटिक डक्ट, ठीक है। स्पर्मेटिक डक्ट से, इसके अपर्चर से स्पर्म रिलीज होता है, और ओविडक्ट के अपर्चर से ओवा रिलीज होता है, ठीक है। और कहाँ पर रिलीज होगा? ये वाटर के अंदर इसको रिलीज करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोनों के दोनों जो डक्ट है रनिंग अलोंग द सेंट्रल एक्सिस, बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस में जो है रनिंग करती हैं। द ओविडक्ट इज वाइडर ट्यूब फॉर्म्ड। ये जो ओविडक्ट है ये आपको थोड़ी चौड़ी दिखाई देगी अगर आप स्पर्म डक्ट से कंपैरिजन करेंगे, जैसा कि ब्लू कलर में आप देख सकते हैं, और आप इजिली इसको पहचान भी सकते हैं। द ओविडक्ट इज वाइडर ट्यूब फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ ओवेरियन डक्ट्यूल्स, वन फॉर्म ए ओवेरियन जोन ऑफ इच लोब, प्रत्येक लोब में, एंड इट एक्सटेंड बियॉन्ड द गोनेट फॉर ए डिस्टेंस एंड ओपन इनटू द अपर्चर। दोनों की दोनों एक जो है अपर्चर में ओपन होते हैं, ठीक है। और बाद में जो है ये एट्रियल कैविटी से वेयर ए स्पर्म और जो ओवा रहेंगी वो डिस्चार्ज हो जाती हैं। कहाँ से? अपर्चर, यानी कि छिद्र से जो है दोनों जो ओवा रहेंगी या स्पर्म रहेंगी वो डिस्चार्ज हो जाती हैं। अब हमने यहाँ पर गोनोडक्ट को डिफाइन किया। अब इससे जो गैमेट्स बनते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पर्म जो होंगे या ओवा होंगे, अब उसके बारे में भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो गैमेट्स में सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे स्पर्म को, ठीक है। स्पर्म और ओवा इन दोनों को डिफाइन करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर गैमेट्स में स्पर्म को डिफाइन करते हैं, क्योंकि गैमेट्स मतलब क्या, स्पर्म और ओवा ये दोनों गैमेट्स ही कहलाते हैं, ठीक है। ए मैच्योर स्पर्मेटोजोआ इज, अगर आप इसकी लेंथ देखें स्पर्म की तो लगभग 4 मिलीमीटर इन लेंथ में होता है। एंड इच स्पर्म हैज़ ए अवॉइड हेड, इसमें आपको एक जो है ओव्यूल जो तरह का हेड आपको दिखाई देगा, इसका सिर दिखाई देगा, और लॉन्ग बीक शेप्ड एक्रोसोम, यानी कि जो चोंच की तरह बीक शेप में आपको दिखाई देगा इसमें एक्रोसोम, ठीक है। स्पर्म की स्ट्रक्चर में हमने देखा हुआ है। एंड ए मिडल पीस एंड लॉन्ग टेल, इसमें जो है एक मिडल पीस भी आपको दिखाई देगा जो बीच वाला, और एक लंबी सी एक पूंछ दिखाई देगी। तो स्पर्म की ये स्ट्रक्चर है, और स्पर्म जनरली 3 टाइप्स का होता है, करेक्ट। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा ओवा को भी डिफाइन करना पड़ेगा। ए मैच्योर ओवम इज अबाउट 0.3 मिलीमीटर इन डायमीटर। अगर आप इसका व्यास देखें, डायमीटर देखें तो 0.3 मिलीमीटर में दिखाई देगा। एंड इट्स साइटोप्लाज्म कंटेन वेल डिस्ट्रीब्यूटेड योल्कविस, जैसा कि आप इसके साइटोप्लाज्म में देखेंगे ये जो है इसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे? ग्रेन्युलेटेड योल्क, ठीक है। ग्रेन्युलेटेड योल्क, क्योंकि इसमें इसके योल्क में ग्रेन्यूल प्रेजेंट है। द ओवम इज सराउंडेड बाय ए थिन विटलाइन मेम्ब्रेन। ये जो पूरी ओवम आपको दिखाई दे रही है ये सराउंडेड रहती है थिन, यानी कि पतली सी एक विटलाइन मेम्ब्रेन से जो है यहाँ पर ये सराउंडेड रहती है। और इनके ऊपर आपको दिखाई देंगे दोस्तों यहाँ पर इनर फॉलिकल सेल्स कहलाएंगी, ये आउटर फॉलिकल सेल्स, इसमें फॉलिकल सेल्स होती हैं, ये इनर फॉलिकल सेल्स कहलाएगी, और ये आउटर फॉलिकल सेल्स कहलाती है। आउटर फॉलिकल सेल्स का फंक्शन ये होता है कि दोस्तों ये इसको स्विमिंग में, फ्लोटिंग में हेल्प करती है, वाटर के अंदर इसको डूबने से बचाती हैं, ठीक है। वरना अगर ये डूब जाएगा तो फिर फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा? फर्टिलाइजेशन ये ऊपर ऊपर स्पर्म जो है जाकर इसको फर्टिलाइज कर देगा, वरना ये डूब जाएगा, ठीक है। इस आउटर फॉलिकल सेल्स की वजह से ये पानी के ऊपर फ्लोटिंग करता रहता है, तैरता रहता है। बाकी इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इसको जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया? गैमेट्स को डिफाइन किया। अब हम देखेंगे इसमें फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है। फिलहाल आप इसको फटाफट नोट कीजिए।
तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली हेडिंग डाल लीजिए फर्टिलाइजेशन। हर्डमानिया के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि बाहर आउटसाइड द बॉडी, बाहर वाटर के अंदर, जो सी वाटर होता है उसके अंदर होता है। एंड नंबर सेकंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, दैट मीन्स जो स्पर्म होगा वो हर्डमानिया की किसी अदर बॉडी से होता है, स्पर्म अलग बॉडी से डिस्चार्ज होता है और ओवा अलग बॉडी से डिस्चार्ज होती है। तो इस तरीके से क्रॉस फर्टिलाइजेशन वाटर के अंदर होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद दोस्तों इसमें जाइगोट बनता है। द फर्टिलाइज्ड एग अंडरगोज होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज। दोस्तों जाइगोट के अंदर क्लीवेज होता है, और किस तरह का क्लीवेज होता है, इसमें होलोब्लास्टिक होता है, ठीक है। और होलोब्लास्टिक मतलब कंप्लीट क्लीवेज होता है और अनइक्वल होता है। एंड इट इज डेवलप इनटू ब्लास्टुला, और ये ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो जाता है। इट शो अपर माइक्रोमियर्स, ये जो ब्लास्टुला होता है ये ऊपर की तरफ माइक्रोमियर्स और नीचे लोअर की तरफ जो है ये मैक्रोमियर्स शो करता है। अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर जो है इस ब्लास्टुला के अंदर इन्वेजिनेशन होता है, ठीक है। बाय इन्वेजिनेशन, और इन्वेजिनेशन के थ्रू क्या होगा, ये जो मैक्रोमियर्स है ये आगे चलकर गैस्ट्रुलेशन इसमें टेक प्लेस एंड गैस्ट्रुला इज फॉर्म्ड। इसमें जो है गैस्ट्रुलेशन होता है, और गैस्ट्रुलेशन के बाद इसमें जो है गैस्ट्रुला बन जाता है। तो हमने क्या देखा, जनरली ब्लास्टुला के बाद क्या बना, गैस्ट्रुला। दिस ग्लास्टुला डेवलप इनटू ए टेल लार्वा। अब ये जो ग्लास्टुला है आगे चलकर डेवलप करता है एक टेल, जिसमें ऐसा लार्वा बनाता है जिसमें टेल प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं एसिडियन टेडपोल लार्वा। दोस्तों इसी हम लार्वा की बात कर रहे थे, इसी में हमें जो है इसमें डेवलपमेंट देखना पड़ता है। और अगर मैं एमएससी के स्टूडेंट्स की बात करूं, क्योंकि अभी आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हैं तब आपको ये पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जनरली आपसे डायरेक्टली फर्टिलाइजेशन के से रिलेटेड ही क्वेश्चन, क्लीवेज से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम पेपर में, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसमें आपको यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया डायरेक्टली कि इसमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, अनइक्वल होता है, और फिर जाकर ये ब्लास्टुला बन जाता है। जबकि इसकी एक बड़ी लंबी स्टेज है जिसमें आपको लगातार आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा कैसे सेल्स जो है डिवाइड होती हैं, कैसे 1 से 4, 4 से 6 किस तरह का क्लीवेज होता है, और अनइक्वल होता है कैसे होता है, सारी बातें वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती है। हमने यहाँ पर डायरेक्टली कह दिया ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनता है, लेकिन इसके बीच भी कई सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद इस गैस्ट्रुला से ये जो लार्वा डेवलप होता है तो इसके बीच भी पूरी कई सारी स्टेजेस निकल के आती हैं। तो एमएससी के स्टूडेंट्स को ये पूरी स्टेजेस एक्सप्लेन करनी पड़ती है, बट हमारा टॉपिक है बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ यहाँ पर कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हमें सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद अब यहाँ पर मैंने कहा दोस्तों ये जो लार्वा फॉर्म हुआ है एसिडियन टेडपोल लार्वा, ये जो है लगभग 3 मिलीमीटर का लेंथ, इसकी जो लेंथ होती है वो 3 मिलीमीटर की होती है। एंड इट हैज़ शॉर्ट ओवल बॉडी एंड ए लॉन्ग टेल, इसमें लंबी सी एक पूंछ होती है जिससे ये स्विमिंग करता है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हर्डमानिया का जो जो लार्वा होता है वो स्विमिंग करता है, बट ये धीरे धीरे जब एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तब ये पूरी तरीके से सेसाइल हो जाएगा, मतलब एक जगह टिक कर रहने वाला। अब आगे आप नोट करेंगे इस लार्वल की क्या खास बात है, ए बॉडी इज कवर्ड बाय थिन टेस्ट। इसकी जो बॉडी होती है एक पतले से टेस्ट या ट्यूनिक से कवर्ड रहती है। टेल इज लॉन्ग, लंबा सा टेल होगा। शो ए टेल फिन, जिसमें टेल फिन भी आपको और काउडल फिन भी दिखाई पड़ेंगे। द टेल इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड, और इसीलिए इसे यूरोकॉर्डेटा के अंदर रखा गया, क्योंकि इसकी लार्वल स्टेज में टेल पाया जा रहा है, ठीक है। और ये सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर टेल इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड को सपोर्ट कर रहा है। द डोर्सल साइड अबव द नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड यानी कि डोर्सल साइड में या फिर अबव द नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के ऊपर आपको दिखाई देगा होलो नर्व कॉर्ड। और ये बात मैं ऑलरेडी सिफेलोकॉर्डेटा, कई सारे यूरोकॉर्डेटा के जनरल फीचर्स में ही आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब उसके बाद हमें देखना है दोस्तों इसमें लार्वल के अंदर मेटामॉर्फोसिस, यानी कि इस लार्वा में जो कायंत्रण होता है उसकी कई सारी, वैसे तो इसकी कई सारी स्टेज है, और एमएससी के लिए 5 नंबर के में अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, बट आपको कितना एक्सप्लेन करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। लार्वा में जब मेटामॉर्फोसिस होता है वो 3 स्टेप्स में होता है। नंबर फर्स्ट, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये जान लीजिए कि मेटामॉर्फोसिस इसमें रेट्रोग्रेसिव होता है, ठीक है। आप जनरली देखेंगे जो मेटामॉर्फोसिस होता है या कायंत्रण होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है रेट्रोग्रेसिव, एक होता है प्रोग्रेसिव। बट यहाँ पर हम जो देखने वाले हैं वो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हम देखेंगे, क्योंकि हर्डमानिया का जो लार्वा है टेडपोल लार्वा, इसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। तो इसकी फर्स्ट स्टेज है रेट्रोग्रेसिव, जिसमें कई सारे इसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो आपको यहाँ पर डिसअपियर दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो नोट करेंगे इस लार्वा के अंदर क्या क्या होने वाला है, मैं आपको बताने वाला हूँ। दिस चेंज इन्वॉल्व डिस्ट्रक्शन एंड डिसअपियरेंस ऑफ सम ऑफ द लार्वल स्ट्रक्चर, जैसे कि सच एज लॉन्ग टेल,
नर्वकोड, नोटोकोड। अब इस टेल के साथ साथ जो इसकी फिन थी, टेल फिन, काउडल फिन, ये सब धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद नर्वकोड, नोटोकोड, लार्वल सेंस ऑर्गन्स, कई सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं लार्वा की वो धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है रेट्रोग्रेसिव के अंदर, इसीलिए इसका नाम रेट्रोग्रेसिव है। क्योंकि इसमें इस स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में लार्वा के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सब के सब धीरे धीरे जो है, जैसे कि नोटोकोड, जो मेन फीचर्स हैं जो कि कोर्डेटा के मेन फीचर्स को शो करती हैं, वो सब धीरे धीरे इसमें धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती हैं। नंबर सेकंड स्टेप आता है प्रोग्रेसिव चेंजेस। अब इसमें प्रोग्रेसिव चेंजेस होता है ड्यू टू द लॉस ऑफ टेल, टेल के खो जाने के बाद, यानी कि टेल जब डिसअपियर हो जाएगा, द ट्रंक बिकम्स पियर शेप्ड, नाशपाती के आकार का इसका ट्रंक हो जाता है। एंड 4 लार्जर एक्टोडर्मल एम्प्यूली ग्रो आउट ऑफ द इट्स 4 कॉर्नर्स, इसके चारों कॉर्नर्स बन जाते हैं। अब इसमें जो फेरिंग्स होगा, स्टमक होगा, इंटेस्टाइन होगा, लीवर होगा, वो धीरे धीरे एनलार्ज, फेरिंग्स हो जाएगा, बड़ा सा फेरिंग धीरे धीरे एनलार्ज हो जाएगा, स्टमक एनलार्ज हो जाएगा, इंटेस्टाइन एनलार्ज हो जाएगा, लीवर थोड़ा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद ये इसे कहेंगे हम प्रोग्रेसिव चेंजेस, इसे कहेंगे हम रेट्रोग्रेसिव। और थर्ड स्टेप यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट ने नोट किया है कि इसमें कुछ मोलिकुलर चेंजेस भी होते हैं, क्योंकि जब लार्वल स्टेज की ड्यूरिंग उन्होंने देखा कि कुछ और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, लेकिन जिस टाइम ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है लगभग धीरे धीरे, तब इसमें जो है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, मतलब एक नए तरह के प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो इसको हम कहेंगे मोलिकुलर चेंजेस भी इसके अंदर आते हैं। तो दोस्तों ये था, हमने देखा लार्वा के अंदर पूरा डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट की स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि हमारा पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो चुका है। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बना सकता हूँ। अगर आप MSc के स्टूडेंट हैं और आपको ज़रूरत है लार्वल की पूरी डेवलपमेंट की, तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना लूँगा। क्योंकि अगर मैं इसी में बनवाता तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती कि पूरे लॉन्ग क्वेश्चन हमारा बेकार हो जाता, क्योंकि ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करना है BSc के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अगर मैं ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता तो फिर MSc जो BSc के स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते कि हमें कितना और भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपने ये जो पूरा स्ट्रक्चर्स देखा, ये जो डेवलपमेंट, वो पूरा इस डायग्राम में आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आप वहाँ पर बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोज़ चाहिए तो। बाय बाय, टाटा।